रहेगी, उसमें सिर्फ मेरे अकेले का रोल नहीं है, हम दोनों को मिलकर इसको मुलाकात को, इस बात को बेस बनाना है कि आपकी और मेरे बीच की जो ट्यूनिंग है वो जल्दी से जल्दी सेट हो जाए। जनरली माना जाता है कि जो बाकी टीचर होते हैं वो पहले ही दिन बच्चों से बहुत अच्छे ट्यूनअप हो जाते हैं, जैसे निखिल सर हुए, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि मेरी स्टाइल थोड़ी सी डिफरेंट है। टाइम लगेगा थोड़ा सा उसको एडजस्ट होने में, लेकिन धीरे धीरे आप एडजस्ट हो जाएंगे और शायद बाद में आपको मेरी वो स्टाइल आपको बहुत अच्छी लगेगी। कोशिश मेरी पूरी होगी उस चीज़ के लिए। अब ये जो अकाउंट्स, जिसको अब एडवांस अकाउंट नाम दिया गया, ये सिर्फ नाम है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं। देखिए, मैंने पिछले 35 से 40 सालों में बहुत सारे चेंजेस देखे हैं सिलेबस में। हर 3 4 5 साल में सिलेबस चेंज हो जाता है। कभी फाउंडेशन का चैप्टर उतर कर इंटर में आ जाता है, कभी इंटर का फाउंडेशन में, फिर अगले सिलेबस में फिर से उल्टा, कभी फाइनल का इंटर में, कभी इंटर का फाइनल में। ये चेंजेस चलते रहे हैं पिछले कई सालों से और आगे भी होते रहेंगे। नाम बदलते रहे, अकाउंट, कभी एडवांस अकाउंट, कभी ये वो है। अकाउंट क्या एडवांस, कुछ नहीं। तो एडवांस इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंपल अकाउंट है। और आपकी एग्जाम का पहला पेपर अकाउंट का होगा और वो पेपर आपकी पूरी एग्जाम की डायरेक्शन डिसाइड करेगा। यदि आपको रैंक बनाना है तो इसमें आपको 80+ बहुत जरूरी है। हमारे पिछली बैच के बहुत अच्छे स्टूडेंट लाए हैं, 85 भी लाए हैं, 80 भी लाए हैं। मिले होंगे आप उनसे? नहीं मिल पाया, मेरे ख्याल से मुझसे तो मिलके गए थे, पर मेरी आपकी क्लास नहीं थी इसलिए मैं मिलवा नहीं पाया। तो 85 वाले भी है, 80 वाले भी, लेकिन जिनसे हम जिनकी रैंक उम्मीद कर रहे थे उनके नंबर कम रहे अकाउंट में। और पता नहीं, जबकि वो कॉपी वैल्यूशन पर डाली है। तो जनरली नंबर रैंक के लिए मतलब आपको यदि एफर्ट डालना है तो आपके 80 मिनिमम होना चाहिए। अब दोनों ग्रुप की बात करते हैं कि दोनों ग्रुप आपको एक साथ देकर क्लियर करना है, सेटअप बेनिफिट लेना है, तो आपके अकाउंट में 70+ होना ही चाहिए। 60 का टारगेट तो मत रखिए, 60 तो बहुत इजीली आ जाते हैं, हर किसी को आ जाते हैं, आपको भी आ जाएंगे। तो हमारा टारगेट हो 70+ या 80+, और जो इसमें इजीली मैनेजेबल हैं। और ये पेपर आपकी पूरी एग्जाम की डायरेक्शन, बोथ ग्रुप, रैंक, सब कुछ डिसाइड करता है। तो क्यों ना हम इस पर बहुत मेहनत करें। और आप ध्यान रखिए, सिर्फ किताबी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल फैक्ट है कि बोलते ना, अपनी जो मेहनत है उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं होता। यदि आपको इस सीए में सक्सेस का कोई शॉर्टकट ही नहीं है, कोई ऑल्टरनेट नहीं है एक्सेप्ट हार्ड वर्क, एंड हार्ड वर्क विथ गुड प्लानिंग। सिर्फ मेहनत करने से भी काम नहीं होता। अभी एक स्टूडेंट मिला मुझे, सर मेरा फ्रेंड था, उसने उसके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर थे, बहुत पढ़ता था, मॉक टेस्ट को भी एग्जाम जैसा सीरियसली लेता था, सब कुछ उसे आता था। मुझे जब भी जरूरत पड़ती मैं उससे पूछता था, वो मुझे बिल्कुल एक्सप्लेन करता था। सर मैं पास हो गया और वो रह गया। अब ऐसा क्या हुआ होगा? एक मेहनत करने वाला स्टूडेंट है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, मॉक टेस्ट बराबर दिए, फ्रेंड्स को उसने चैप्टर समझाए, फ्रेंड पास हो गया और वो फेल हो गया। कहीं ना कहीं मतलब प्लानिंग में मिस्टेक है। मेहनत उसने की, एफर्ट्स डाले, पर सही डायरेक्शन में नहीं थे, या फिर वो एग्जाम में के प्रेशर में आ गया, वो भी तो प्लानिंग का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ आपके साथ ना हो, इसके लिए पहले से प्रिपेयर रहें। और कोई भी चीज़ की यदि प्रैक्टिस अच्छी कर ली जाए तो हमारी हड़बड़ाहट, घबराहट कम हो जाती है। करेक्ट? यदि आपको किसी भी प्रोग्राम में, मान लो आपका सिंपल सी बात है, आपको एक सिंगिंग गाना गाना है या डांस करना है, यदि आपने उस डांस को 10 बार पहले करके देख लिया है तो आप स्टेज पर थोड़े कॉन्फिडेंट जाओगे। यदि आपने उस गाने को कई बार गा लिया है, प्रैक्टिस कर ली है, तो आप स्टेज पर कॉन्फिडेंट होंगे कि नहीं होंगे जाते वक्त? और वही आपने 1 2 बार रिहर्सल करके चले गए तो आपको हमेशा डर रहेगा मैं कहीं अटक ना जाऊं, कहीं स्टेप गलत ना हो जाए। तो मतलब ये है कि यदि अपनी प्रैक्टिस अच्छी है, रिहर्सल अच्छी है, तो हम वहाँ कम घबराएंगे। हमें वहाँ पर एग्जामिनेशन प्रेशर की वजह से जो पेपर बिगड़ता है वो नहीं बिगड़ेगा, पर उसके लिए आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी कि आपको वहाँ पर एग्जाम फियर ना रहे। चलिए, सब्जेक्ट है हमारा एडवांस अकाउंट, जिसका नाम मैं भले एडवांस पर मैं बोलूँगा अकाउंट पढ़ाना है मुझे आपको। इसमें 2 पार्ट हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड अदर चैप्टर्स। एस के कुछ एस मुझे पढ़ाने जिसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल है, वो मैं एस पढ़ाऊँगा,
और बाकी केस असीम सर पढ़ाएंगे। मुझे क्या क्या चैप्टर पढ़ाना है उसकी यदि मैं लिस्ट बनवाऊंगा तो बेवजह आपका टाइम वेस्ट होगा। क्यों मैं आपका टाइम वेस्ट करूं? मुझे क्या क्या चैप्टर पढ़ाना है उसको जान के करोगे क्या? तो बेहतर तो क्या होगा कि जो मुझे पढ़ाना है वो शुरू किया जाए। तो क्या आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं पहले दिन से पढ़ने के लिए, या पहले दिन तो सर आएंगे, चैप्टर लिखवाएंगे, थोड़ा टाइम पास करेंगे और चले जाएंगे कंफर्ट? बेटा, अब आप चूंकि अलीगढ़ में आ ही चुके हो तो अपना एक एक दिन बहुत वैल्यूबल है। बाय हार्ड लक आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है, फाउंडेशन में आप फेल होते हैं, तो आपको ये मेहनत, ये लॉजिक या ये जो ग्रेस्पिंग, ये आपकी बेकार नहीं जाएगी। फाउंडेशन में आपका लेवल इम्प्रूव होगा और आप फाउंडेशन में पढ़ने का तरीका इम्प्रूव होगा। आप उसको अप्लाई करके अगले अटेम्प्ट में फाउंडेशन निकाल ही लेंगे। और जब पास हो गए तब तो ये जीरिस काम आना है आपको। तो आपको ये पढ़ना है, ये मानकर नहीं कि हम अभी सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, बल्कि ये मानकर कि हम इंटरमीडिएट में ऑलमोस्ट आ चुके हैं और उसके हिसाब से हमें पढ़ना है। चलिए तो हम शुरू करते हैं अकाउंट्स। मेरा जो सब्जेक्ट है उसमें एक छोटी सी दिक्कत आती है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। मुझे जो पढ़ाना है वो सब्जेक्ट आपके फाउंडेशन के अकाउंट का एक्सटेंशन है। मतलब एक आपका अकाउंट था फाउंडेशन में और अब है इंटरमीडिएट में। तो आपका फाउंडेशन का अकाउंट का जो बेस है वो मुझे इंटरमीडिएट में मिलना चाहिए, पर वो कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। कुछ का बेस अच्छा होता है, कुछ का बेस बिल्कुल हिलावा होता है, कुछ का बेस हिलावा नहीं होता ही नहीं है। अब डिपेंड करेगा कि आपका बेस कुछ है या हिलावा है या अच्छा है या क्या है, वो डिपेंड करेगा आगे। मैं यूजुअली जो करता हूँ, इस बार ऐसा नहीं करूँगा। यूजुअली मैं क्या करता हूँ, पहले आपका बेस स्ट्रांग करने के लिए मेहनत करता हूँ। पर कोई भी स्टूडेंट उसको अच्छा नहीं मानता कि यार सर तो वही पढ़ा रहे हैं जो पहले पढ़ा हुआ था, यार कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ा रहे जो काम की नहीं है, या सब ऊपर से जाती कई बार तो चीज़ें। क्योंकि मैं उस चीज़ों को जो आपने पढ़ा है उसी को लॉजिक से बताता हूँ कि आपने जो पढ़ा है वो या तो गलत पढ़ा था या सही पढ़ा था, तो उसका लॉजिक सही पता नहीं था। तो वो सब चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर देती है। तो इसलिए मैं अभी उस डायरेक्शन में अभी नहीं जा रहा। और सबको रहता है कि सर आप तो बस पढ़ाना शुरू करो, चैप्टर शुरू करो। मैं भी इस बार बेसिक यदि मुझे कराना भी होगा तो मैं बाद में कराऊंगा। मुझे पता है कि मुझे आपके बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत कितनी है। मुझे पता है कि आपके कहाँ कहाँ बेसिक वीक है जिसकी ज़रूरत मुझे इंटरमीडिएट में पढ़नी है। वो सारे बेसिक मैं आपको कराऊंगा, लेकिन बाद में, लेटर ऑन, जब आपको उसकी वैल्यू पता पड़ जाएगी तब। नहीं तो स्टूडेंट सोचता है अरे अभी तो सर का बेसिक चल रहा है, ना जाएंगे तो भी चलेगा, इतना लाइटली लेता है उस बेसिक को। पर बाद में कीमत मुझे पता पड़ती कि भाई वो बेसिक अच्छा नहीं है, तो मुझे आगे वो कितनी तकलीफ देगा प्रैक्टिकल करते वक्त। तो चलिए हम हमारे सिलेबस का ऐसा चैप्टर शुरू करते हैं जिसमें मुझे आपके अकाउंट के ज़्यादा बेस की ज़रूरत ना हो, जिसमें अकाउंट का बेस आपका कुछ भी हो, मुझे पढ़ाने में तकलीफ ना आए। तो मैं आपको ऐसा चैप्टर शुरू करूंगा जिसमें मुझे आपके अकाउंट के बेस की ज़्यादा ज़रूरत ना हो। तो शुरू करते हैं एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड भी है, जिस पर प्रैक्टिकल आते हैं। तो मैं वो चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं। तो वो हमारा होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, दैट इज फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। क्या ये एस आपका थोड़ा बहुत सुना हुआ है? थोड़ा सुना हुआ है, सिर्फ सुना हुआ ही होगा, क्योंकि सिलेबस में आपके अब आया है। शायद फाउंडेशन में भी एस 2 का थोड़ा रेफरेंस तो था ना? ठीक है, उसको हम इन डिटेल पढ़ेंगे यहां पर। तो हमारा चैप्टर है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन ये होगा एस पर एस 2। एस पर एस 2 एस पर एस 2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन। सबसे पहले यहां पर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, हमें एक एक चीज का मतलब समझना पड़ेगा। क्या होती है इन्वेंट्री और कैसे होता है उसका वैल्यूएशन, और उसके बारे में एस 2 क्या बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। आई होप कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में जानते हैं।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं ये आप जानते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं ये आप जानते हैं? तो वो आपको शायद असीम सर ने शुरू किया है ना, तो हमें उसका, जैसे आपने AS1 पढ़ रहे हैं अभी, क्या इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है, तो मैं, ये पता है कि एस क्या होता है, मैं उसका पहला एस, मतलब जो मेरे लिए पहला है, आपके लिए जो भी हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। सबसे पहले ये एस में जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन है कि इन्वेंट्री यानी स्टॉक, इन्वेंट्री यानी स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे हो, उसकी वैल्यू कितना, उसका अमाउंट कितना रखा जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेंट्री का अमाउंट क्या रखा जाए, उसी को कहा जाता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब P&L और बैलेंस शीट जो जाम है, बाकी तो कैश फ्लो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, पर अभी हम पढ़ रहे हैं P&L और बैलेंस शीट में। इन्वेंट्री वैल्यूएशन यानी स्टॉक P&L में भी आता है, उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पर भी आता है, और उस इन्वेंट्री को हम बैलेंस शीट में भी रखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से हमको पता पड़ता है प्रॉफिट या लॉस, और बैलेंस शीट से पता पड़ती है फाइनेंशियल पोजीशन। यदि आपकी इन्वेंट्री जो आप रखने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, ये मानने को तैयार ही नहीं है भाई, बंद हो जा, जब मैं बार बार बंद कर रहा हूं तो लोगों को इतना सेंस होना चाहिए कि भाई कोई आदमी नहीं उठा रहा है। तो चलिए, ट्रेडिंग अकाउंट में रखा जाता है इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक आता है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है क्लोजिंग स्टॉक, यू नो। यदि आपने ट्रेडिंग अकाउंट में इन्वेंट्री सही रखी तो प्रॉफिट सही आएगा, और यदि इन्वेंट्री वैल्यूएशन गलत हो गया तो प्रॉफिट भी गलत हो जाएगा। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का इंपैक्ट प्रॉफिट पर आता है, इसलिए करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें करेक्ट वैल्यूएशन रखना होगा। बैलेंस शीट में आता है स्टॉक, और बैलेंस शीट से पता पड़ती है फाइनेंशियल पोजीशन। यदि आपका वैल्यूएशन करेक्ट है तो आपका फाइनेंशियल पोजीशन भी करेक्ट पता पड़ेगी। यदि आपको बैलेंस शीट के द्वारा किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता, फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी है तो क्या करना पड़ेगा, किसी की करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन करनी है तो आपको स्टॉक भी करेक्ट वैल्यूएशन पे रखना पड़ेगा। वैल्यूएशन करेक्ट है तो फाइनेंशियल पोजीशन भी करेक्ट पता पड़ेगी, वैल्यूएशन गलत है तो फाइनेंशियल पोजीशन भी आपकी गलत पता पड़ेगी। तो हमें करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए एंड किसी कंपनी की करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए क्या करना होगा, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करेक्ट करना होगा। इसके लिए हमें ICAI ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 फ्रेम करके दिया है कि किस तरह से एक कंपनी अपने इन्वेंट्री को करेक्टली वैल्यू करे। मैं ए कंपनी हो, ये बी कंपनी है, ये सी है, ये डी है, सबका वैल्यूएशन यूनिफॉर्म बेसिस पर हो, उसके लिए हमें दे दिया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, जिसके अकॉर्डिंगली हमें वैल्यूएशन करना है। तो चलिए, सबसे पहले हम इसमें समझते हैं मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री। मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री, मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री। भाई बंद हो जा, मैसेज भेज दिया उसको मैंने कि भाई मैं भी रेडी नहीं हूँ। मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री, assets held for sale in ordinary course of business, held for sale in ordinary course of business। हाँ बेटा, अलग अलग कॉपी बना लो तो अच्छा रहेगा, मेरी अलग बना लो, उनकी अलग बना लो। दूसरे नंबर से फ़ोन कर रहा है जबकि मैं अननोन उठाता ही नहीं हूँ।
यस लिखा, हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये इन्वेंट्री की पहली कंडीशन है। पहली बात, कोई असेट, पहली बात तो इन्वेंट्री असेट ही होती है। कोई भी इन्वेंट्री है मीन्स वो असेट तो होगी। तो कोई भी असेट जो हमने किसी व्यक्ति ने रखी है फॉर, मुझे बंद ही करना पड़ेगा इसको, हाँ नंबर वन, हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बेटा ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, ये प्रैक्टिकली काम आएगी। मतलब इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्या हम हर असेट को इन्वेंट्री बोलेंगे? नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आईपैड है जिस पर मैं लिख रहा हूं, ये असेट तो है, मेरे लिए असेट तो है, पर क्या ये मेरे लिए इन्वेंट्री है? क्या मैंने इसको सेल के लिए रख रखा है या यूज के लिए? इट इज फॉर यूज बाय मी, ये मेरे यूज के लिए है, इट इज नॉट फॉर सेल। तो फिर ये इन्वेंट्री में नहीं आएगा, ये तो फिर मेरी फिक्स्ड एसेट माना जाएगा। तो ये फिर इन्वेंट्री कहाँ से हुआ? फिर ये मेरी हो गई फिक्स्ड एसेट। तो ये आईपैड मेरे लिए फिक्स्ड एसेट से मेरे लिए इन्वेंट्री नहीं है। लेकिन जो एप्पल का स्टोर है, एप्पल का स्टोर टीआई के पास में एक दुकान है जहाँ ये गैजेट्स बिकते हैं, इंस्पायर जो है, और वहाँ पर आईपैड बिकता है, उनके आईपैड रखा हुआ है, उनके यहाँ आईपैड रखा हुआ है यूज के लिए या सेल के लिए, तो वो है उनकी इन्वेंट्री। तो कोई असेट रखी जाए, लेकिन अच्छा सुनो, यदि मेरा ये आईपैड बहुत पुराना हो गया, 5 साल हो गए, अब मुझे इसको बेचना है, तो अब मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूं, मैंने रख दिया फॉर सेल। अब मैंने आईपैड यहां रख दिया कि भाई सेल के लिए है, मैंने डाल दिया किसी सोशल मीडिया पे, OLX पे, क्या मुझे बेचना है, तो इट इज फॉर, इट इज नाउ दिस आईपैड इज फॉर सेल। तो क्या इन्वेंट्री हो गया? फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, सिर्फ सेल के लिए होना काफी नहीं है। इन क्या आईपैड बेचना मेरे लिए बिजनेस है? मेरा बिजनेस तो, मेरा बिजनेस प्रोफेशन कुछ तो और है, आईपैड बेचना मेरा इंटरेस्ट, मेरा बिजनेस नहीं है। तो फिर मैं आईपैड बेचने के लिए जरूर रखा है, पर नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो फिर भी वो इन्वेंट्री की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो इन्वेंट्री की कैटेगरी में आने के लिए क्या कंडीशन हुई? असेट हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो यहां पर क्या इसको मुझे एग्जांपल समझाना होगा या क्लियर है आपको? तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि सिर्फ फॉर सेल से काफी नहीं है, फॉर सेल इन, पूरे एज में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वर्ड का से पीछे आपका नहीं छूटने वाला, हर जगह वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से जरूर आएगा। नंबर 2, तो एक तो ये इन्वेंट्री हुआ, या एग्जाम्पल के लिए भी लिखूं, एग्जाम्पल, यदि एग्जाम्पल नंबर 1, मोबाइल held by shopkeeper for sale, shopkeeper of mobile, मोबाइल हेल्ड बाय शॉपकीपर ऑफ मोबाइल, क्या हुआ ये? इट इज इन्वेंट्री। मोबाइल हेल्ड बाय redependent governments shopkeeper फॉर सेल। मोबाइल रखा है सेल के लिए, पर किसने? मेरी राइटिंग इतनी सुंदर है कि कई लोगों को समझ ही नहीं आती।
वो आपकी समस्या है कि आपको समझ में नहीं आती। कुछ मेरी मतलब राइटिंग आर्टिस्टिक है और आर्ट हमेशा लीक से हटके होता है, तो मेरी राइटिंग खराब नहीं, आर्टिस्टिक, तो उसको आप आर्ट की निगाहों से देखिए। और जैसे कई बार पेंटिंग होती है ना, समझ ही नहीं आती पेंटिंग में क्या है, तो उसको क्या बोलते हो कि सामने वाले को पेंटिंग बनाना नहीं आती, ये बोलते कि भाई पेंटिंग हमें समझ ही नहीं आ रही। गलती उसकी नहीं, हमारी। तो गलती आपकी है कि आपको मेरी इतनी सुंदर आर्टिस्ट जो मेरी आर्ट है वो आपको समझ नहीं आ रही। अब हमें फंडे क्लियर हो गए आपके। और ये राइटिंग मेरी खराब होती तो मैं आपके सामने एज ए सीए होता क्या? मेरी राइटिंग समझ ली होगी आईसीआई ने, तभी तो मैं आज ऐसे सीए हूँ। क्या ये भी हो सकता है कि जो कॉपी चेकर ने सोचा होगा यार कॉपी मेरे पास हर बार आ रही चेकिंग के लिए, इतनी मुश्किल से कॉपी चेक होती है, एक बार इसको पास कर दो ताकि अगली बार कॉपी मेरे पास आई नहीं, तो इसलिए शायद मुझे सीए बना दिया, पता नहीं क्यों। तो यदि मोबाइल हेल्ड बाय रेडीमेड गारमेंट्स शॉपकीपर, ये शॉपकीपर का है? रेडीमेड गारमेंट्स का मोबाइल उसने रखा है बेचने के लिए, क्या ये इन्वेंट्री है? मोबाइल इज नॉट नॉट एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री, क्योंकि उसके लिए वो सेल करना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए नहीं है, इसलिए वो इन्वेंट्री की कैटेगरी में नहीं आएगा। इज इट क्लियर? अब यदि एक ट्रक है तो ट्रक इन्वेंट्री है या फिक्स्ड एसेट से? क्या है ट्रक? कौन जवाब देगा इसका? ट्रक इज फिक्स्ड एसेट और आइटम ऑफ इन्वेंट्री? बोलिए बेटा आप। वेरी गुड, डिपेंड करेगा, ऐसा जवाब ब्लाइंड नहीं हो सकता, डिपेंड करेगा। यदि वो ट्रक एक मैन्युफैक्चरर के पास है या ट्रक ऑपरेटर ट्रांसपोर्टर के पास है तो वो असेट है, फिक्स्ड एसेट से। लेकिन वही ट्रक किसी एजेंसी, जो ट्रक बेचने वाली एजेंसी है, ट्रक सेल करती है, तो उसके लिए फिर वो ट्रक क्या है? इन्वेंट्री। तो यदि वो हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है तो वो ट्रक इन्वेंट्री है, और वो ट्रक यूज के लिए है तो फिर वो फिक्स्ड एसेट है। इज इट क्लियर? फिर एक तो ये हुआ नंबर वन, असेट हेल्ड फॉर सेल, है ना। दूसरा, इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये क्या है? इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल, ये क्या है? हाँ, डिपेंड ऑन नेचर, यस। ये क्या है? इसको बेटा मैं इसको इसको इन शॉर्ट करूं, जनरली इसको बोलते हैं WIP बोलते हैं, और बेटा इसको जनरली बोलते हैं फिनिश गुड्स, इसको बोलते हैं फिनिश गुड्स, जो रखा है बेचने के लिए। जो हमने बेचने के लिए रखा है वो फिनिश गुड्स है, गुड्स को फिनिश होने के बाद ही बेचा जाता है, तो जो वो है फॉर फिनिश गुड्स, और ये है WIP। इन शॉर्ट WIP कहेंगे। ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ये आप रटो मत अभी, तो बस समझो। इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यदि कोई असेट, मीनिंग है असेट इन प्रोडक्शन, असेट तो ऊपर लिखा हुआ है मैंने, असेट तो लिखा है ना ऊपर, असेट तो कॉमन वर्ड है। अब यहाँ मतलब हुआ असेट इन प्रोडक्शन प्रोसेस, कोई असेट जो प्रोडक्शन प्रोसेस में है, बन रही है, वो असेट यदि बन रही है, पर बन क्यों रही है? बेचने के लिए। बेचने के लिए भी मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचने के लिए कोई असेट यदि बन रही है तो उसको भी इन्वेंट्री में कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक शिप बन रहा है, शिप या एयरक्राफ्ट असेंबलिंग चल रही है, एयरक्राफ्ट की अभी असेंबलिंग चल रही है, बनने में 6 महीना लगेगा। एक वो एयरक्राफ्ट जो बनना शुरू हो गया, अच्छा ये एयरक्राफ्ट जो बनाने वाली कंपनी है उसके यहाँ एयरक्राफ्ट बनना स्टार्ट तो हो गया,
पर अभी बना नहीं है। 31 मार्च को वो अभी इनकम्प्लीट स्टेज में है, तो वो क्या हुआ, WIP मतलब वर्क इन। तो ये एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी के लिए स्टॉक है, इन्वेंट्री, क्योंकि वो उसको बना किस लिए रही है, फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए जो एयरक्राफ्ट बन रहा है वो इसी कैटेगरी में आएगा। तो ये WIP भी इन्वेंट्री में काउंट होता है। इज इट क्लियर? मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे एग्जाम्पल लिखवाने की ज़्यादा जरूरत है। तो WIP भी इन्वेंट्री में काउंट होता है। इज इट क्लियर? थर्ड, asset for consumption in production of goods or in providing services. For consumption, तो ये है asset for consumption in production of goods, है ना, ये तो रॉ मटेरियल हुआ ना, रॉ मटेरियल। हाँ, रॉ मटेरियल। For consumption in production of goods or in providing services। बेटा एक तो क्या है, कंजम्पशन इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और इन प्रोवाइडिंग, दो चीज के लिए रॉ मटेरियल रखा हुआ है। एक तो किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए जो है वो भी हमारी इन्वेंट्री है। अच्छा, इन ऑर्डिनरी कोर्स तो भी लिखना भूल ही गया, वो हर जगह आएगा क्या, इन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये है रॉ मटेरियल, ये भी इन्वेंट्री है, ये रॉ मटेरियल भी इन्वेंट्री है। यदि वो रॉ मटेरियल किसके लिए रखा गया, फॉर कंजम्पशन इन प्रोडक्शन, किसी गुड्स के प्रोडक्शन में जो कंज्यूम किया जाने वाला है, तो वो आइटम, वो असेट क्या कही जाएगी, कोई असेट आप प्रोडक्शन में कंज्यूम करने वाले हो, कोई असेट आप प्रोडक्शन में यूज करने वाले हो, और वो किसी गुड्स के प्रोडक्शन में यूज करने वाले हो, और वो गुड्स आप बेचने के लिए बना रहे हो, उसको बना रहे हो बेचने के लिए, उसके लिए आपने जो असेट रख रखी है। बहुत इजी एग्जांपल इसके, तो यदि कोई रेडीमेड गारमेंट्स है, मैन्युफैक्चरर जो रेडीमेड गारमेंट बनाता है, शर्ट्स बनाता है, ट्राउजर बनाता है, उसके यहाँ क्लॉथ रखा हुआ है, कपड़ा रखा हुआ है, तो क्या करेगा उस कपड़े का, पहली बात, एक क्लॉथ रखा हुआ है, क्लॉथ उसके लिए असेट है। असेट क्यों रखी गई, शर्ट बनाने के लिए, और वो शर्ट बना रहा है ऑर्डिनरी कोर्स में बेचने के लिए, तो वो क्लॉथ क्या हुआ, रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ शर्ट इन प्रोडक्शन ऑफ शर्ट फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। वो उस शर्ट को ऑर्डिनरी कोर्स में बेचने वाला है, इसलिए वो शर्ट बनाने के लिए जो क्लॉथ रख रखा है वो भी इन्वेंट्री में आएगा। इज इट क्लियर? ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, समझ में आ गया होगा। इसमें एग्जाम्पल यही हुआ, तो ये हो गया, तो क्लॉथ एग्जाम्पल हुआ किसका, रॉ मटेरियल का। इज इट क्लियर? अच्छा, उसके अलावा इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज देने के लिए, यदि एक सर्विस प्रोवाइडर, मैन्युफैक्चर के अलावा सर्विस प्रोवाइडर भी होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर के यहाँ कोई आइटम ऑफ स्टोर रखा हुआ है, स्टोर्स एंड कंज्यूमेबल्स, स्टोर्स एंड, फॉर एग्जांपल एक कोचिंग क्लास है, वो क्या है, सर्विस प्रोवाइडर, उसके यहाँ रखी स्टेशनरी, पेपर जिस पर बच्चों के टेस्ट लिए जाते हैं, पेपर रखे हुए हैं जिस पर बच्चों के टेस्ट, तो वो पेपर जो रखे हुए वो क्या है, जो ब्लैंक पेपर रखे हैं जिस पर स्टूडेंट के टेस्ट लिए जाएंगे। तो कोचिंग क्लास
कि यहाँ जो ब्लैंक पेपर रखे हुए हैं, पेपर शीट रखी हुई है, उसका स्टॉक पड़ा है, तो वो क्या है, इन्वेंट्री है या नहीं। पहली बात तो वो कोचिंग के लिए असेट है, यस वो असेट है। क्यों रखा गया, सर्विसेज देने के लिए, और सर्विस देना उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। कोचिंग क्लास टेस्ट लेना उसकी ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, ऑर्डिनरी बिजनेस का हिस्सा है। उसके लिए जो उसने स्टेशनरी रख रखी है वो क्या है, तो वो क्या हो गया, आइटम ऑफ स्टोर, आइटम ऑफ स्टोर, करेक्ट। एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, मशीनें हैं उसके पास ढेर सारी, मशीन में ऑयल डालना पड़ता है, ऑयल एंड ग्रीस, सुना है बेटा, ऑयल एंड ग्रीस। मशीन बहुत सारी मशीनें हैं, 150-200 मशीन है, सारी मशीनों के लिए एक ऑयल रखा है, जहां जहां जरूरत पड़ती है वो ऑयल यूज करते हैं, तो वो क्या हुआ, कंज्यूमेबल। वो क्या हुआ, कंज्यूमेबल। वो भी क्या हुआ, वो है कंज्यूमेबल। किसके द्वारा यूज किया जाएगा, प्रोडक्शन के लिए वो भी यूज किया जा रहा है, तो वो भी किस में आएगा, वो भी इन्वेंट्री में काउंट होगा, वो भी इन्वेंट्री की कैटेगरी में आ जाएगा। इज इट क्लियर। तो ये है, हमने सॉफ्टवेयर, बेटा सॉफ्टवेयर फॉर कंपनी नहीं, सॉफ्टवेयर कैसे होगा, रॉ मटेरियल, वो तो एक प्रोडक्ट है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी जो बनाती है उसके लिए सॉफ्टवेयर एक प्रोडक्ट है, वो रॉ मटेरियल नहीं होगा। अभी तो हमारे एग्जाम्पल में तो सूट नहीं कर रहा है। तो ये हमने देखा, तो इन्वेंट्री में क्या मतलब रहा इन्वेंट्री का, नंबर 1 असेट हेल्ड फॉर सेल, असेट हेल्ड फॉर कंजम्पशन, एक असेट इन प्रोडक्शन प्रोसेस। 3 चीजें हुई इन्वेंट्री की डेफिनेशन में, असेट हेल्ड फॉर सेल, दूसरा असेट इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, और तीसरा असेट असेट फॉर कंजम्पशन। ये 3 चीजों को हम इन्वेंट्री की डेफिनेशन में लेते हैं। पहला फिनिश गुड्स था, दूसरा WIP था, तीसरा रॉ मटेरियल था। हाँ, लैपटॉप तो फिक्स्ड एसेट हुआ ना सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए। लैपटॉप क्या होगा, किसी का क्वेश्चन का ऑनलाइन, लैपटॉप क्या होगा, एक सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए फिक्स्ड एसेट होगा। वो तो लैपटॉप को यूज करेगी, करेक्ट। और रॉ मटेरियल भी नहीं हुआ, वो तो लाइक ए प्लांट मशीनरी हो गया जिससे हम यूज करके प्रोडक्शन करते हैं। बोलिए, बिल्कुल आएगा। मान लीजिए जैसे एक शुगर मैन्युफैक्चर है, शुगर मैन्युफैक्चर जो गन्ने से, शुगर केन से शुगर प्रोड्यूस करता है। जो गन्ना बच जाता है ना, सूखा रस निकालने के बाद, उसका जूस निकालने के बाद गन्ना बच जाता है, उस गन्ने को फिर क्या करते हैं, मोलासिस, या उसको गन्ने को वो कई बार पेपर इंडस्ट्री को बेच देते हैं। किसको, तो वो गन्ने का जो स्क्रैप बच गया उसको क्या करेंगे, तो वो हमारे लिए क्या है, स्क्रैप। वो स्क्रैप क्यों रखा हुआ है, बेचने के लिए। बेचना हमारा ऑर्डिनरी बिजनेस है या एक्स्ट्राऑर्डिनरी, गन्ने से निकला हुआ स्क्रैप को बेचना हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी है, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी एक्टिविटी, हर बार ये निकलेगा और हर बार हम बेचेंगे, तो वो ऑर्डिनरी है। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रखा है बेचने के लिए, तो वो भी क्या है, इन्वेंट्री है ना, वो भी। तो इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की भी होती है, इन्वेंट्री स्क्रैप की भी होती है। यदि बहुत सारी चीजें स्क्रैप में आती है, यदि एक रेडीमेड एक यान, यान मतलब धागा बनाने वाली कंपनी, यान मीन्स धागा बनता है, ये क्या करते हैं, कॉटन से धागा बनाते हैं, यान बनाते हैं, थ्रेड। अब वो कॉटन इनपुट करते हैं, उससे क्या बनता है, धागा बनता है। बेटा वो कॉटन क्या होता है, मैंने खुद ने, मेरी स्टूडेंट की फैक्ट्री थी जिसमें मैं स्टूडेंट को फैक्ट्री विजिट पे लेके जाता था, तो वहाँ बताता था कि किस तरह से कॉटन, ये कॉटन से किस तरह से यान बनता है। उसकी एक मॉडर्न प्लांट था, वो मैं पहले लेके जाता था आज से 5-7 साल पहले। तो उसमें कॉटन इनपुट होता था, फिर कॉटन फिनिश होता था, फिर फिनिश होता था, फिर फिनिश होने के बाद उससे यान बनता था। तो जो कॉटन बच जाती थी, खराब कॉटन जिससे यान नहीं बनता, ब्लैक कॉटन, खराब कॉटन, वो निकल जाती थी, वो कॉटन अलग आ जाती थी। और यान के लिए कॉटन अलग, जिससे धागा बनता था, वो कॉटन अलग, और काली जिसमें थोड़ा कुछ खराबी है या थोड़ी ब्लैक हो रही है,
वो कॉटन अलग हो जाता था। तो वो जो कॉटन बचती थी उसको क्या करते थे, फेंकते थे या बेचते होंगे? जो कॉटन बच गई, ये जो गादियाँ बनाते हैं, टॉयज़ बनाते हैं, रजाइयाँ बनाते हैं, उनको वो कॉटन बेच देते थे। या जो फर्नीचर बनाते हैं तो वो कॉटन को फर्नीचर में भर देते हैं, तो वो कॉटन को बेचते थे। तो वो जो खराब कॉटन रखी हुई है स्क्रैप, वो हमेशा प्रोडक्शन होगा, हमेशा निकलेगी, तो वो उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचा जाने वाला एक बाय प्रोडक्ट है। तो वो भी इन्वेंट्री की कैटेगरी में फर्स्ट में आ जाएगा, बाय प्रोडक्ट भी उसी में आएगा फर्स्ट में। तो ये आपको मीनिंग क्लियर है इन्वेंट्री का? इज इट ओके? ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा हम जस्ट फॉर ए नॉलेज लिख लें, जो हमने पढ़ा था सबसे पहले, इम्पैक्ट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, वो हम शॉर्ट में लिख लें। क्या लिखेंगे? इम्पैक्ट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इम्पैक्ट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। Impact on inventory valuation on profit या loss on financial position on liquidity position। प्रॉफिट और लॉस पर इम्पैक्ट आता है। इम्पैक्ट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन किस किस पे आता है? एक तो आता है प्रॉफिट या लॉस पर, दूसरा आता है फाइनेंशियल पोजीशन पर, तीसरा आता है लिक्विडिटी पोजीशन पर। अब यहां की बात करें, कंपनी बनाती है ट्रेडिंग अकाउंट, बनाती है ट्रेडिंग एंड P&L। यहाँ आता है क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग की यदि क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, यदि ये अच्छा, उसके बाद हमारा जीपी आता है और जीपी से हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है। ये जीपी से एक्सपेंसेस वगैरह घटाकर निकलता है नेट प्रॉफिट। तो बताइए आपका नेट प्रॉफिट सही कब होगा? जब आपका क्लोजिंग स्टॉक करेक्ट वैल्यू पे लिखोगे तब आपका प्रॉफिट सही होगा। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करेक्ट होगा तो प्रॉफिट भी करेक्ट होगा, और क्लोजिंग स्टॉक इनकरेक्ट है तो प्रॉफिट भी इनकरेक्ट है। ये आपको पता है, समझाने की जरूरत नहीं मुझे लगता है इतना। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट से क्या जज होता है? फाइनेंशियल पोजीशन। स्टॉक गलत है तो पब्लिक को जो पता पड़ेगी फाइनेंशियल पोजीशन, वो भी गलत पता पड़ेगी। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे अभी AS2 में। जैसे कि ये बैलेंस शीट है, एक कंपनी की बैलेंस शीट में स्टॉक है, ये 8000 kg का स्टॉक पड़ा है। ये इसने खरीदा था 100 रुपये में, 100 रुपये में खरीदा था, तो वैल्यू क्या हुई? वैल्यू क्या हुई? 8 लाख वैल्यू है। ये असेट साइड है। तो जो बैलेंस शीट देखेगा, बैलेंस शीट पढ़ने वाला जब बैलेंस शीट देखेगा तो उसको बैलेंस शीट में असेट कितनी दिखाई देगी? 8 लाख की असेट है, तो समझेगा ठीक है भाई असेट अच्छी है। उसको एक्चुअल में क्या हुआ, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है ये मार्केट से आउट हो गया, इसका एक ऑल्टरनेट अच्छा प्रोडक्ट आ गया। अब ये 25 रुपए से कम से ज़्यादा पे नहीं बिक पाएगा, तो इसकी रियलाइजेबल वैल्यू क्या रह गई? 2 लाख। बताइए कंपनी की यदि फाइनेंशियल पोजीशन जज करनी है कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है, असेट ज़्यादा है मतलब कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, बताओ असेट 8 लाख मानी जाए या 2 लाख? टू जज द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी,
असेट कितनी मानी जाना चाहिए? 2 लाख। असेट की कॉस्ट क्या है? 8 लाख। और उसकी एनआरवी? तो बताइए, आपने इतना एस तो पढ़ा है जो मैं पढ़ाने वाला हूं। एस 2 क्या बोलता है? इन्वेंट्री को किस पे रखो? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज। तो आपको 8 लाख हटाकर 2 लाख रखना पड़ेगा। तो बताओ, वैल्यूएशन सही होने पर फाइनेंशियल पोजीशन सही पता पड़ेगी नहीं पड़ेगी? वैल्यूएशन गलत तो यदि आपने ऐसा एस 2 फॉलो नहीं किया होता तो इन्वेंट्री कितने पे आती? 8 लाख पे आती। तो देखने वाला सोचता है यार, कंपनी के पास 8 लाख की असेट है, पर एक्चुअल में उसकी असेट तो 2 लाख की रह चुकी है। तो यदि एस 2 नहीं होता तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन 8 लाख पे हो जाता। इससे गलत फाइनेंशियल पिक्चर पब्लिक को जाती। करेक्ट फाइनेंशियल पिक्चर पोजीशन पता करने के लिए इन्वेंट्री को 2 लाख पे लेना पड़ेगा। तो उस एंगल से एस बहुत जरूरी है। एस 2 का क्या वैल्यूएशन सही होना चाहिए, वही हमें एस 2 करवाता है। तो इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल पोजीशन भी आपने समझ लिया। ओके, क्या इसके एग्जाम्पल लिखने की जरूरत है? तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का इम्पैक्ट प्रॉफिट पर भी आता है, और इन्वेंट्री वैल्यूएशन का इम्पैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पे भी आता है। और फाइनेंशियल पोजीशन के अलावा लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का समस्या मतलब लिक्विडिटी का मतलब होता है कंपनी अपनी लायबिलिटी को पे करने के लिए कितनी सक्षम है। कंपनी की लिक्विडिटी स्ट्रांग है, इसका मतलब कंपनी अपने शॉर्ट टर्म डेब्ट को, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को चुकाने के लिए कितने अच्छे से कैपेबल है। फॉर एग्जाम्पल, ये है समस्या लिक्विडिटी, समझा देता हूं मैं। ये एक कंपनी है, ये बी कंपनी है। यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग है 10 करोड़ की, और यहाँ स्टॉक, डेटर, कैश। क्या समझते हो स्टॉक, डेटर, कैश? ये हैं 2 करोड़ के। और यहाँ क्रेडिटर 3 करोड़ के हैं। यहाँ पर बी कंपनी है, यहाँ पर भी क्रेडिटर 3 करोड़ के हैं। यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग 2 करोड़ की है। स्टॉक, डेटर, कैश यहाँ पर 10 करोड़ का है। बताइए कौन सी कंपनी अपने शॉर्ट टर्म डेब्ट यानी क्रेडिटर को पेमेंट करने में ज़्यादा अच्छे से सक्षम है? एक कंपनी अपने ये जो शॉर्ट टर्म डेब्ट है इसको पे करने के लिए कौन कंपनी ज़्यादा कैपेबल है? देखिए, क्या ये 3 लाख के क्रेडिटर को कहाँ से चुकाया जाएगा? इसको पेमेंट देने के लिए अरेंजमेंट कहाँ से होगा? लैंड बिल्डिंग बेचकर, या डेटर से वसूल करके और स्टॉक को बेचकर? ये क्रेडिटर को पेमेंट कहाँ से दिया जाएगा? लैंड बिल्डिंग बेचकर। लैंड बिल्डिंग बेची कब जाती है? जब बिजनेस बंद होता है। डेटर से मनी जल्दी रिकवर होती है, स्टॉक जल्दी बिकता है, कैश तो रेडीली अवेलेबल है। तो किसकी लिक्विडिटी स्ट्रांग है? तो लिक्विडिटी किससे जज होती है? करंट असेट से। क्या ही समझ में आया आपको? अब करंट असेट में स्टॉक भी तो आता है कि नहीं आता है? स्टॉक करंट असेट में आता है। स्टॉक यदि सही ढंग वैल्यू पे होगा तो लिक्विडिटी भी सही पता पड़ेगी। तो यदि हमें किसी कंपनी की करेक्ट लिक्विडिटी पता करनी है तो स्टॉक सही होना चाहिए। तो स्टॉक सही होना मतलब लिक्विडिटी का सही डिस्क्लोजर होता है। तो स्टॉक गलत होगा तो लिक्विडिटी भी गलत दिखाई देगी। तो स्टॉक वैल्यूएशन का इम्पैक्ट कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन पे भी आता है। इज इट क्लियर? तो ये हमने बताया इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्यों जरूरी है, क्योंकि इन्वेंट्री वैल्यूएशन का इम्पैक्ट प्रॉफिट पर भी आता है, फाइनेंशियल पोजीशन पर भी आता है, और कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन पर भी आता है। तो उसका वैल्यूएशन करेक्ट होना चाहिए। और करेक्ट कब होगा? जब उसका वैल्यूएशन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 होगा। इज इट क्लियर? तो ये हमने क्या पढ़ा? इम्पैक्ट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। करेक्ट, ये भी हो गया। अब यहां पर सिंपल सी बात करें, हम बिल्कुल सिंपल सी बात करें, किस तरह से होता है वैल्यूएशन, ये तो आपको पता है। आज मैं उतना ही बता रहा हूं जितना आपको थोड़ा कुछ पता है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का क्या होगा? यहां पर लिखें वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री
फिनिश गुड्स WIP और यहाँ रॉ मटेरियल। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एक होता है फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन, एक WIP का वैल्यूएशन और एक रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन। ये पढ़ना है हमें। ठीक है, हाँ बेटा, वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री फिनिश गुड्स का, WIP का। और हमने क्या पढ़ा था अभी तक? एज पर AS2 इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड, कॉस्ट और NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू, करेक्ट। रियलाइजेबल मतलब बेचने से कितना मिल सकता है, कितना रियलाइज हो सकता है, वो होती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कि बेचने से कितना मिल सकता है, करेक्ट। क्या रॉ मटेरियल आपने बेचने के लिए रखा है कि कंजम्पशन के लिए? तो क्या इसकी भी कोई नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती है क्या? इट इज नॉट हेल्ड फॉर सेल बट इट इज हेल्ड फॉर कंजम्पशन, तो इसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती। तो फिर आपका जो फंडा है ना, कॉस्ट और NRV विचर इज लेस, वो रॉ मटेरियल पे एप्लीकेबल नहीं होता। तो हमने जो पढ़ा था कॉस्ट और NRV विचर इज लेस, वो सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? फिनिश गुड्स के लिए एप्लीकेबल है, और कुछ हद तक WIP के लिए भी, क्योंकि WIP भी अभी किस में कन्वर्ट होने वाला है? फिनिश गुड्स में, वो भी फॉर सेल है। ये तो फॉर सेल है ही, ये भी फॉर सेल है, बट ये है हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वो है इन प्रोडक्शन फॉर सेल। ध्यान है आपको, इन प्रोडक्शन, इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लिखाया, तो ये भी फॉर सेल है। लेकिन रॉ मटेरियल के लिए क्या लिखाया? फॉर कंजम्पशन ऑफ गुड्स और इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन ऑर्डिनरी बिजनेस कोर्स। तो ये सेल के लिए है ही नहीं, ये कंजम्पशन के लिए है। तो यदि कोचिंग क्लास में यहाँ पर स्टेशनरी रखी हुई है, क्या उसे मुझे बेचना है? जो स्टेशनरी रखी है वो कंज्यूम करना है या बेचना है? तो फिर उसकी मार्केट वैल्यू तो कुछ लूंगा ही नहीं मैं, मेरे लिए उसकी मार्केट वैल्यू मायने नहीं रखती, करेक्ट। तो उसको हमें मतलब हमारा ये अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन कुछ अलग ढंग से चलेगा। जो हम पढ़े थे वो बचपना था, अब हम मैच्योरिटी से पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर इसके लिए आप यूज़ करेंगे, किसके लिए यूज़ कर सकते हैं? कॉस्ट और NRV विचर इज लेस, फिनिश गुड्स के लिए एंड WIP के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ होगा कॉस्ट और NRV whichever is less, कॉस्ट और NRV whichever is less। इसके लिए भी सेम सेम। whichever is less, लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं होगा। इसके लिए कुछ और होगा। कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस विचेवर इज लेस, कॉस्ट और
अब आपको मैं समझाऊंगा बेटा क्या होता है ये। कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लेस, ये अभी आप सिर्फ लिखो, समझाने का लोड मेरा है आपका नहीं, तो अभी से आप टेंशन मत लो कि ये क्या लिखा दिया मैंने, आपको समझाया कहाँ जो आप अभी से चेहरे पे तनाव लेके आ रहे हो। एनआरवी, बेटा एनआरवी मतलब समझेंगे, सारी चीज़ समझेंगे विद एग्जांपल। फिनिश गुड्स का वैल्यूशन होगा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। डब्ल्यूआईपी का भी सेम, क्योंकि डब्ल्यूआईपी भी हेल्ड फॉर, ये इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, और ये चूंकि फॉर कंजम्पशन है, ये रॉ मटेरियल है, इसको बेचने के लिए नहीं, कंज्यूम करने के लिए रखा है, तो फिर इसकी मार्केट वैल्यू होगी क्या, सेल वैल्यू। अच्छा रॉ मटेरियल के लिए देखिए, फिनिश गुड्स के लिए मार्केट वैल्यू मतलब क्या, फिनिश गुड्स के लिए मार्केट वैल्यू मतलब हमें कितने में बेचना है, लेकिन रॉ मटेरियल की मार्केट वैल्यू मतलब कितने में बेचना है या कितने में खरीदना है। रॉ मटेरियल की मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होगा, कितने में खरीदना है, क्योंकि हम रॉ मटेरियल बेचते नहीं, खरीदते हैं, खरीदते हैं, खरीदते हैं, न कि सेल करते हैं। तो फिनिश गुड्स को चूंकि बेचने का इरादा होता है, तो फिनिश गुड्स की मार्केट वैल्यू मतलब सेल वैल्यू, और रॉ मटेरियल चूंकि बेचने का इरादा कभी नहीं होता, कंज्यूम करने के इरादे से उसको रखा होता है, तो फिर उस केस में उसकी मार्केट वैल्यू मतलब कितने में मार्केट में बिक सकता है या कितने में हमें खरीद सकते हैं। ये मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा बाद में, अभी मत लोड लो। आज हमारा टाइम अभी हो गया है, पहला दिन था, अभी हमने 1 घंटे रखा, टाइम बढ़ाएंगे, तो ये हम पढ़ेंगे आगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, कैसे निकलती है एनआरवी वो कल देखेंगे, ये सब चीज़ें हमें समझनी है अभी तो। फिर अब कल ये भी देखेंगे कि किस किस को इन्वेंट्री में कंसीडर नहीं करते, किस किस को इन्वेंट्री में नहीं लेते, वो भी लिखाऊंगा मैं, जैसे कि शेयर्स। शेयर्स, यदि शेयर्स, मैं शेयर का ट्रेडर हूं, मैं शेयर में डील करता हूं, तो वो मेरे लिए इन्वेंट्री है कि नहीं, वो स्टॉक है कि नहीं। मैं शेयर्स में खरीदी बिक्री करता हूं, मेरे पास ढेर सारे शेयर रखे हुए हैं, काय के लिए, बेचने के लिए, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। शेयर्स मैंने रखे हैं किस लिए, बेचने के लिए, और बेचना मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो वो शेयर वैसे तो इन्वेंट्री हुआ, लेकिन एस तूने बोल दिया कि भाई ये इन्वेंट्री आइटम है, डेफिनेशन भी फुलफिल करता है, पर हम उसको एस के दायरे से बाहर कर रहे हैं, उसका वैल्यूशन अलग ढंग से होता है, इस तरह से नहीं होता जिसे हम करते हैं, क्योंकि वो अलग चीज है, स्पेशल आइटम है, इसलिए उसको एस टू के दायरे से बाहर कर दिया गया। किसको, शेयर्स को, जबकि शेयर्स भी एक शेयर ट्रेडर के लिए स्टॉक हो सकता है, इन्वेंट्री हो सकता है, वो भी हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, लेकिन वो एस टू के दायरे में नहीं आएगा। फिर ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, लाइव स्टॉक, ये सब चीज़ें भी एस टू के दायरे से बाहर रखी गई, जबकि वो भी इन्वेंट्री हो सकती है। कई सारी चीज़ें जो इन्वेंट्री होती है फिर भी उसको एस टू से बाहर रखा गया, वो हम कल पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें, ये भी हमें कल पढ़ना है। अभी जस्ट हमने लिखा है, समझा कुछ नहीं। बोलिए बेटा। किसको, नहीं ऐसा नहीं, लाइव स्टॉक, पशु संपदा, ये तो टेंजिबल होती है, फिर भी बाहर किया गया, उसका तरीका अलग होता है ना, एक्चुअल में शेयर्स का तरीका अलग होता है, उसका कॉस्ट एनआरवी पे नहीं चलता, वो अलग ही प्रोडक्ट है, इसलिए उसको अलग रखा गया। टेंजिबल एंड टेंजिबल वाली बात नहीं है, लेकिन बाहर है, वो है इंटेंजिबल कि टेंजिबल, वो हम अलग से पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे एज 26 फॉर इंटेंजिबल, उसमें पढ़ेंगे शेयर्स क्या है, टेंजिबल या अच्छा नोट, जो कैश नोट है वो क्या है, कौन सी एसेट, टेंजिबल या इंटेंजिबल, कौन सी एसेट है, नोट, 500 का नोट दिखाई देता है बेटा, वो इंटेंजिबल एसेट है। उसी तरह से शेयर्स भी इंटेंजिबल एसेट है, बताऊंगा मैं आपको, अभी नहीं, मौका आने पर। ठीक है बेटा, थैंक यू, थैंक यू बेटा। हाँ बेटा, अभी देखते हैं, टाइम 3 घंटे नहीं, 3 घंटे से बढ़ेगा बेटा, क्योंकि हम टाइम पास नहीं करेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे ताकि आपको अर्ली बर्ड का बेनिफिट मिले। 3 घंटे से टाइम बढ़ेगा, अभी 3 घंटा चल रहा है क्या आपका, 3 घंटा तो अभी जस्ट वार्म अप है बेटा। जब भी शुरू होती है एक्सरसाइज तो उसके पहले वार्म अप करना पड़ता है ना, उसके बगैर बेनिफिट नहीं मिलता। आपको पता है नीचे बेसमेंट में जिम्नेशियम है, देखा है कभी आपने, मैं जाकर वहाँ अभी जिमिंग करता हूँ दोपहर में कभी कभी, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई सलमान खान नहीं बनना मुझे,
ना कोई टाइगर श्रॉफ बनना है, लेकिन एक हेल्थ मेंटेन करने के लिए मैंने चालू की है जिमिंग। तो मतलब ये है कि उसके पहले मैं जब शुरू करता हूँ रियल एक्सरसाइज, उसके पहले वार्म अप करना पड़ता है। तो 3 घंटे आपके लिए सिर्फ क्या है, अभी वार्म अप, अभी एक्सरसाइज शुरू होना बाकी है। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। थैंक यू।